चैप्टर 68 रोमांस प्यार भरी बातें शेयर्स। अपनी बेटी की बात सुनकर रविंद्र रहाणे और माया भी गुस्सा आ रहा था। दीप्ति की मॉम गुस्से से अपने पति को देखकर बोली, आप पता करिए वो कौन है। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं जिसकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। अपनी बीवी की बात सुनकर वीरेंद्र ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसके बाद उसे छोड़ूंगा नहीं। तब दीप्ति बोली, डैड आप जो भी करेंगे बट इस बारे में मोक्ष को पता नहीं चलना चाहिए। मोक्ष उस लड़की के पीछे पागल हो गया है डैड। वो मुझे एक नज़र देखता तक नहीं है और आज तक उसने उसे बेकार 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे अपने गार्ड्स से कहकर पिटवाया। डैड आप कुछ भी कीजिए डैड, मुझे मोक्ष चाहिए। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ डैड, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अपने तो कहा था राजवंश फैमिली में मोक्ष और मेरी शादी ज़रूर करा देंगे, पर उन लोगों ने तो आपकी बातों को माना भी नहीं। दादाजी के दोस्त होने के नाते मैं क्या करूं डैड, मोक्ष ने तो मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया है। अब मैं उसके आसपास कैसे रहूंगी। प्लीज़ डैड कुछ कीजिए, मुझे कैसे भी करके मोक्ष से शादी करना है। इतना कहकर दीप्ति रोने लगी। अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देख वीरेंद्र जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, रो मत बेटा, मोक्ष जरूर तेरा होगा। मैं फिर से राजवंश फैमिली से बात करने जाऊंगा। बस एक बार मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तुम डिस्चार्ज हो जाओ, हम फिर से मोक्ष के घर जाएंगे। और एक बात याद रखना, तुम्हें इस बार वहाँ सबको इम्प्रेस करना होगा, खास करके मोक्ष के दादा दादी को, क्योंकि मोक्ष चाहे कितना भी क्रूअल क्यों ना हो, वे अपने दादा दादी को कभी मना नहीं करेगा। और तुम्हें मोक्ष की मॉम को भी इम्प्रेस करना होगा। दीप्ति की मॉम भी बोली, हाँ बेटा, तुम्हें मोक्ष के घर वालों को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। अगर वे सब तुमसे इम्प्रेस हो गए तो मोक्ष को अपने घर वालों की बात मानकर उस लड़की को छोड़कर तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। अपनी मॉम डैड की बात सुनकर दीप्ति भी चुप हो गई, क्योंकि उसे भी अपनी मॉम डैड की बातों सही लग रही थी। अगर मोक्ष के घर वाले उसे पसंद करने लगे और मोक्ष को फोर्स करके उससे शादी करने के लिए, तो मोक्ष को उससे शादी करनी ही पड़ेगी। और शादी के बाद वे मोक्ष को अपनी खूबसूरती और हुस्न के जाल में इतना दीवाना बना देगी कि मोक्ष उस लड़की के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। पर उसे क्या पता कि मोक्ष की क्रूएलिटी तो उसने देखी ही नहीं है। अगर मोक्ष की क्रूएलिटी देख ली तो ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आएंगे ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के ऑफिस के केबिन के प्राइवेट रूम में मोक्ष और ईशानी अब भी एक दूसरे से, ये क्या है भाई, मोक्ष ईशानी की डेलीगेट ब्रेस्ट को किस शक और बाइट किए जा रहा था, जिस वजह से ईशानी की ब्रेस्ट पूरी तरह से रेड हो गई थी, पर बाइट मार्क भी नज़र आ रही थी। मोक्ष ईशानी के सीने पर खुद के दिए हुए निशान को देखकर सेटिस्फेक्शन से मुस्कुराते हुए ईशानी को देखता है, जो उसे देख अपनी नज़रें चुरा रही थी। मोक्ष ने अपनी एक फेस को पकड़ा, ईशानी के फेस को पकड़ा, अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे पता नहीं था कि मेरी बेबी डॉल इतना शर्माती भी है। वैसे तुम्हारे इस शर्माते हुए लाल चेहरे को देखकर मुझे अभी तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लेने का मन कर रहा है। मैं तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने नमन से हमारी शादी के पेपर्स बनाने को बोल दिया है, ताकि हम लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाए। वैसे तो तुम पूरी तरह से मेरी हो और तुम्हें अपना बनाने के लिए किसी पेपर की या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई मेरी बेबी डॉल पर उंगली उठाए। इसकी बात सुनकर ईशानी बस स्माइल कर देती है। उसे मोक्ष शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वे बस यही सोच रही थी कि अपने दादाजी, डैड, मॉम, भाई, इन सबको इस बारे में कैसे बताए। ईशानी को किसी सोच में खोया हुआ देखकर मोक्ष समझाता है कि वे क्या सोच रही है, इसीलिए ईशानी के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम ज़्यादा मत सोचो बेबी डॉल,
अभी सिर्फ कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर जब टाइम आएगा हम फिर से सबके सामने शादी करेंगे जहाँ सभी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स होंगे। इसकी बात सुनकर ईशानी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे मोक्ष पर इसी वजह से और भी ज़्यादा प्यार आता था क्योंकि उसकी बिना कहे ही मोक्ष उसकी सारी बातें समझ जाता था। वे मोक्ष को प्यार से देखते हुए मन ही मन यही सोच रही थी कि तभी उसकी हल्की सी चीख निकल गई क्योंकि मोक्ष ने उसके सॉफ्ट इमर्ज चेस्ट पर अपने दांत गड़ा दिए थे और दूसरे उभार को अपने हाथों से प्रेस कर रहा था। ईशानी ने थोड़ी नाराज़गी से मोक्ष को देखा तो मोक्ष उसे देखकर इसकी एक उभार को मसलते हुए बेशर्मी भरी स्माइल करते हुए बोला, बेबी डॉल ये कितनी सॉफ्ट है, क्यों ना हम अभी आगे बढ़ जाएं? ऐसे भी हमारी शादी तो कल होने ही वाली है। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर ईशानी थोड़े गुस्से में से उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे पता नहीं था कि अंडरवर्ल्ड किंग और बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह जिसे पूरी दुनिया डरती है वो इतना बेशरम होगा। मेरे ऊपर से उठो, मुझे जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम भी है। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष हंसते हुए ईशानी के गाल पर किस करते हुए बोला, बिल्कुल बेबी डॉल, ना बहुत बेशर्म हूँ, पर मैं बेशर्म सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ बेबी। बाकी दुनिया के लिए मैं अभी भी वही पुराना क्रूअल डेविल हूँ। और ऐसे भी अगर मैं शर्म करूँगा तो फिर हमारे बच्चे कैसे होंगे? मोक्ष की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर ईशानी को शर्म आ रही थी, फिर भी उसने चेहरे पर शो नहीं किया और बोली, किसी और के लिए होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी बात सुनकर मोक्ष अंदर से और भी खुश हो रहा था। वे हंसते हुए बोला, तो मेरी बेबी डॉल को जेलस फील हो रहा है। ईशानी इस बात को एडमिट करने तो नहीं चाहती थी, पर यही सच था कि उसे सच में मोक्ष के और दीप्ति की नाम भी एक साथ सुनकर जेलस फील हो रही थी। इसीलिए वे कॉन्फिडेंस होकर बोली, हाँ तो हो रही हूँ मैं जेलस, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो माय डेविल किंग। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी बेबी डॉल उसे इतना प्यार करती है कि किसी और के बारे में सोचकर भी जेलस हो रही है। मोक्ष ईशानी के गालों को सहलाते हुए बोला, बिल्कुल मेरी बेबी डॉल, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, अभी 7 जन्म के लिए। थोड़ी देर और इसी तरह एक दूसरे के बाहों में सुकून से बात करने के बाद मोक्ष ने ईशानी को छोड़ा और उसे क्लोजेट में ले गया, जहां ईशानी के लिए मोक्ष ने बहुत सारे उसकी ज़रूरत की हिसाब से क्लोथ, शूज़ और एक्सेसरीज अरेंज करवाया था ताकि जब भी वो और ईशानी वहाँ टाइम बिताए तो ईशानी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ईशानी ने एक हाई नेक वाला ब्लैक टॉप पहन लिया और उसके ऊपर अपनी ओवर कोट पहन लिया। मोक्ष ने उसके बालों को सही किया और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ बाहर की तरफ चले गए। वहीं तेजस और नंदिनी भी केबिन की तरफ ही आ रहे थे। तेजस तो बस नंदिनी को देखे जा रहा था। उसने नंदिनी से उसका नंबर ले लिया था, जिस वजह से वे बहुत खुश था कि अब तो वे कम से कम नंदिनी से फ़ोन पर बात कर पाएगा। तभी ईशानी और मोक्ष भी बाहर आ गए तो तेजस और नंदिनी भी उनके साथ लिफ्ट की तरफ चले गए। थोड़ी देर में प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए वे डायरेक्ट पार्किंग लॉट में आ गए। ईशानी और नंदिनी के जाने के बाद दोनों फिर से ऊपर आ गए, पर तेजस का मुंह लटक गया था। फिर भी अब वे एटलीस्ट नंदिनी से बात कर सकता था, उसे इस बात की खुशी थी। आधे घंटे बाद ईशानी और नंदिनी मेहरा मेंशन पहुंच गए थे। हॉल में इस वक्त दर्शित और दादाजी को छोड़कर सभी बैठे हुए थे। जैसे ही ईशानी हॉल से होते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ जाने को हुई, तभी पीछे से उसे सुकेत जी की आवाज़ सुनाई दी, ईशानी रुको, हमें आपसे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज़ सुन ईशानी रुक गई, वहीं नंदिनी भी रुक गई। ईशानी उन सब की तरफ मुड़कर बोली, क्या बात है मिस्टर मेहरा, आपको मुझसे ऐसी क्या बात करनी है? ईशानी के रूड अंदाज देखकर सुकेत जी को गहरी सांस ली और फिर बोले, देखो ईशानी, हमें पता है कि तुम हम सबसे गुस्सा हो क्योंकि हम सब ने तुम्हें अपनी नहीं अपनाया और प्यार नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी ईशानी ने अपना हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और बोली, मिस्टर मेहरा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप सब पर गुस्सा हूँ?
उसकी बात सुनकर प्रिया को छोड़कर बाकी सबकी आंखें में चमक आ गई कि शायद अब धीरे धीरे ईशानी उन सबको माफ़ कर रही है। पर ईशानी की अगली बात सुनकर उन सबकी चमक गायब हो गई और आंखें नम हो गई, क्योंकि ईशानी ने सुकेत जी को देखकर बिना किसी भाव से बोला, गुस्सा उन पर होते हैं अपने होते हैं जो, और मेरे आपसे, आपकी बीबी या आपके बच्चों से किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर मन ही मन बोली, मुझे आप सब पे गुस्सा नहीं नफ़रत है, और इस नफ़रत की आग में तो आप सब भी जलेंगे, क्योंकि ये नफ़रत आपकी प्यारी बेटी प्रिया की मौत से ख़त्म होगी। पर मौत से पहले उसको बहुत कुछ सहना बाकी है, तड़पना बाकी है, और पूरी दुनिया के सामने जलील होना बाकी है। पिछले जन्म में जो दर्द मुझे मिला था उसका मैं सूद समेत लौटाऊंगी। तभी सुकेत जी फिर से ईशानी को देखकर सॉफ्ट आवाज़ में बोले, हम जानते हैं हमसे 4 साल पहले गलती हुई थी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम हम सब अपना नहीं मानती हो, पर मेहरा फैमिली की बेटी होने की वजह से तुम्हारे बिजनेस में कुछ शेयर्स थे, पर वे शेयर्स 2 दिन बाद उसके जन्मदिन पर उसके नाम हो जाएंगे, क्योंकि उसकी राहुल से शादी होने वाली, इसलिए कुछ शेयर गिफ्ट के तौर पर दे दिए हैं। पर तुम इस घर की बेटी हो, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि प्रिया को जितना शेयर दिया जाएगा, हम भी अपने नाम के शेयर जो दूसरे कंपनी है उससे उतनी ही शेयर आपके नाम पर कर देंगे। सभी घर वाले ईशानी के रिएक्शन देख रहे थे, पर ईशानी अब भी बिना किसी इमोशन के खड़ी थी। वहीं अपने डैड की बात सुनकर कि वे ईशानी को भी उतना ही शेयर देने वाले हैं जितना शेयर उसे मिलेगा, तो उसे गुस्सा आ रहा था। उसके डैड और सबको क्या ज़रूरत है ईशानी को शेयर देने की। तभी ईशानी ने सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, आपसे किसने कह दिया कि मुझे आपके उस बिज़नेस में से शेयर चाहिए? मुझे आपके उस 2 कौड़ी के शेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं नंदिनी मन ही मन बोली, कितनी बेशर्म फैमिली है, एक तो ईशानी के सारे शेयर्स अपनी इस घटिया बेटी को दे दिया, और अब किसी छोटे ब्रांच के उतने ही शेयर्स ईशानी के नाम करके ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इसी पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। पर इन्हें ये पता नहीं ईशानी इनकी कंपनी जैसे हज़ारों कंपनी चुटकियों में खरीद सकती है। मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों।